1 सितंबर के सभी जरूरी समाचार, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, बताने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज अब चलाता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं कोई समय नहीं लूंगा, सीधे समाचार पर आता हूँ और बात करते हैं एक एक न्यूज पर। पहला समाचार, अफगानिस्तान में आया हुआ एक भूकंप जिसकी तीव्रता पाई गई 6.3। देखिए, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापा जाता है और रिक्टर पैमाने पर ऐसा कहा जाता है कि 5 पैमाने से ऊपर का कोई भी भूकंप विनाशकारी की श्रेणी में आता है। और यहाँ आने वाला भूकंप जो है वह 6.3 तीव्रता का था। हर रिक्टर पैमाने के स्केल का एक पॉइंट अपने दूसरे पॉइंट की तुलना में 10 गुना ज्यादा घातक, ज्यादा खतरनाक होता है। रात के समय आए हुए इस भूकंप में बहुत सारे लोगों को अवसर ही नहीं मिल पाया अपनी जान बचाने का और 600 से ज्यादा लोग अब तक मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है अफगानिस्तान में। कहां पर आया, इसका केंद्र कहां था? तो इसका केंद्र जो है आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं, जलालाबाद जो है उसके 17 मील के दायरे में ये पूरा भूकंप आया। इसी के आसपास आप काबुल को भी देख सकते हैं। तो ये प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में रहा। ध्यान रखें, अक्सर अफगानिस्तान, इससे पहले 2023 में भी इसी तरह की घटना हुई थी, अक्सर अफगानिस्तान में भूकंप क्यों आते हैं? इसका बड़ा कारण माना जाता है कि जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो दोनों का केंद्र बनता है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत जो कि फैला हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, यहाँ फैले हुए, जिसमें सॉल्ट रेंज भी शामिल है, यहाँ फैले हुए इस पर्वत श्रृंखला पे अक्सर भूस्खलन की घटनाएं हो जाती है प्लेटों के आपस में मूवमेंट करने के कारण। और अफगानिस्तान भूकंप की दृष्टि से सबसे असुरक्षित एशियाई क्षेत्र बन जाता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान में हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इस बार भी ये जो हादसा हुआ है वो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जलालाबाद के पास आया हुआ भूकंप। इसके बाद आते हैं अगले समाचार पे। एससीओ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। यहाँ पर एससीओ क्या है, पहला सवाल ये आता है। संघाई सहयोग संगठन, ये चीन और रूस कह लेना चाहिए कि द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसने पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इस सम्मेलन में इस बार, जो कि तियानजिन में हो रहा है चाइना में, भारत भी शामिल हुआ। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी तस्वीर यहाँ है। तो वो शामिल हुए, 20 देश के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन भी शामिल हुआ और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी भाग लिए। ये अब तक का एससीओ का सबसे बड़ा समिट कहा जा रहा है। इसमें ध्यान रखेंगे आखिर एससीओ है क्या। तो संघाई सहयोग संगठन, जिसको 2001 में स्थापित किया गया, इसके सदस्यों की यदि बात करें तो अभी 8 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका मेंबर है। भारत 2017 में जुड़ा था, फाउंडिंग मेंबर नहीं है। भारत और पाकिस्तान लगभग एक साथ जुड़े थे 2017 में। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये फाउंडिंग मेंबर है। ईरान भी बहुत बाद में जुड़ा 2023 में। ध्यान रखेंगे भारत 2017 से सदस्य है। और जो हादसा हुआ था हमारे यहाँ गलवान घाटी वाला, उसके बाद ये पहली बड़ी मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और शी जिनपिंग की। और चूंकि अभी टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका से, तो इसे एक फिर से वही नीति की तरह देख रहे हैं जहां हम चाइना जो है उसको अपने मित्र की तरह ट्रीट करने वाले हैं। अगले समाचार पर आते हैं। ये जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की। अक्सर बढ़िया खेलते बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, दोनों लाजवाब खिलाड़ी हैं। हाल फिलहाल इन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की। 2022 के बाद से बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये उनका दूसरा कांस्य पदक है। सिल्वर जीतने का मौका था, वो चूक गए, बट कांस्य पदक मिला है। और ये इस टूर्नामेंट में इनका लगातार, या यूं कहिए लगातार कहना तो गलत होगा, दूसरा कांस्य पदक है। पेरिस फ्रांस में हो रही थी आयोजित स्पर्धा। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार में। भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास, नाम रखा गया है युद्ध कौशल 3.0। कहां हो रहा है? तो उसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है कामेंग। कामेंग जैसे आप टाइगर रिजर्व के रूप में भी देखते हैं, कामेंग टाइगर रिजर्व आप पढ़ते होंगे, तो वो क्षेत्र है, वहीं हो रहा है। देखिए, वो एक विषम परिस्थिति वाली जगह है, ऊंची पहाड़ियां हैं और तीखी ढलान भी है। ऐसे विषम परिस्थितियों में यदि भारतीय सेना को युद्ध लड़ना पड़े तो उसकी तैयारी के लिए किया जा रहा है युद्ध कौशल 3.0। साथ ही साथ अब जो नई तकनीकें आ गई हैं, नई हथियार आ गए हैं, ड्रोन सिस्टम है, उसके साथ कैसे कोऑपरेट किया जाए, इसका भी परीक्षण किया जा रहा है इस युद्ध अभ्यास के दौरान। तो आप देख सकते हैं इस समाचार में। अगले पर आते हैं। भारतीय संगठन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये पहली बार है कि एक एनजीओ को, एक गैर जो सरकारी संगठन कह लीजिए, उसे मिला है रेमन मैग्सेसे। पहले मैं बता देता हूं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है। फिलीपींस के जो रेमन मैग्सेसे थे वहां के प्रधानमंत्री, उनके सम्मान में दिया जाने वाला एक सम्मान है। और एशिया के नोबेल के रूप में इतना ख्याति प्राप्त है कि जिस भी व्यक्ति को यह मिलता है अक्सर उसको सामाजिक रूप से काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक
जो कार्य है वो उसके लिए सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, शांति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए भी दिया जाता है। तो एक संगठन है एजुकेट गर्ल्स संगठन, राजस्थान बेस्ड इस एनजीओ के फाउंडर हैं सफीना हुसैन, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। उन्हें ये सम्मान हालांकि संगठन को मिला है, वो रिसीव यही करने जाएंगे, तो ये मिला है और ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करता है। राजस्थान जहाँ बाल विवाह एक बड़ी समस्या थी, वहां उन्होंने महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने की ललक जागरूक की और अब धीरे धीरे उनका विस्तार जो है अन्य प्रांतों पर भी हो रहा है। क्या आप जानते हैं रेमन मैग्सेसे जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। आइए अगले न्यूज पर बात करते हैं। भारत बनेगा खेल सामग्री का सबसे बड़ा निर्माता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं मनसुख मांडविया जी, जो हमारे खेल मंत्री हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत लेकर के आने वाला है इस साल 2025 की बात करें तो भारत लेकर के आने वाला है 2025 के अंत में खेल सामग्री निर्माण नीति। ये नीति एक बार लागू हो जाए तो भारत में खेल सामग्री बनाने और उसको निर्यात करने की स्थिति तक हम पहुंचेंगे। अब अभी यदि देखें आज के डेट में तो 2036 तक हम चाह रहे हैं कि 25% भागीदारी ले, अभी मात्र 1% भागीदारी लेते हैं वैश्विक खेल सामग्री के निर्माण में। बनाते हैं उससे ज्यादा हम हमारे यहाँ प्रयोग कर लेते हैं, निर्यात तो बहुत कम कर पाते हैं। भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खेल सामग्री निर्माता तो है, निर्यातक की यदि बात करें तो 21वां सबसे बड़ा है। तो हम बहुत पीछे हैं, पर हाँ हम चाह रहे हैं कि हम निर्याता और निर्माता दोनों बने। इसके बाद आते हैं अगले समाचार पे। ब्रिटेन और जर्मनी को आयुर्वेद पढ़ाएगा भारत। देखिए एक अच्छी खबर है, एक रोचक खबर है। एक समझौता हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है राजस्थान, और एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेद एकेडमी ब्रिटेन, साथ ही साथ इंडो जर्मन यंग लीडर्स फोरम जो जर्मनी का है। यानी 3 अलग अलग क्षेत्र जो है आपस में मिले हैं और भारत से ब्रिटेन और जर्मनी आयुर्वेद पढ़ने का डील किए हैं, समझौता किए हैं। इसके तहत जो है हम उनको आयुर्वेद की शिक्षाएं देंगे, क्लासेस उनके अकॉर्डिंग लगेंगी, जहां हम अपना ज्ञान उनसे साझा करेंगे। इसी के साथ ये जो संस्थान है सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये नए तरह की स्टडी पर भी जोर दे रहा है, यानी अलग अलग तरह के विज्ञान को मिला करके नवाचार करने का। इसमें केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये पुणे में है, इनका भी सहयोग प्राप्त होगा। तो आप इसमें से ये दोनों संस्था को निकाल सकते हैं, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे, ये भी पूछ सकता है। अगली न्यूज पर आते हैं। ये आखिरी समाचार है और बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैली। देखिए भारत के बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं और पिछले 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा निवास करने के लिए पहुंचे हुए लोगों में भारतीयों की संख्या ऑस्ट्रेलिया के जो मूल हैं वो इससे नाराज हुए और वो भारतीयों के खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं। इसी रैली को नाम दिया गया है उन्होंने मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैली। तो इसमें वो चाहते हैं कि बड़ी तेजी से जो तादाद बढ़ते जा रही है ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की, उस पर नियंत्रण हो। हालांकि ये एक ऐसा मुहिम है जो बहुत सही नहीं माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के चाहे प्रधानमंत्री हो या वहां के गृह मंत्री हो, दोनों इसका विरोध कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार जो है उसके पीएम है एंथनी एल्बनीज, जो कि भारत के काफी सहयोगी माने जाते हैं, विरोध कर रहे हैं। और गृह मंत्री टोनी बर्क ये भी विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, पर ये रैलियां निकल रही हैं और थोड़ी हिंसक झड़प भी हो रही है। तो भारतीय थोड़े संकट में है। यहाँ पर एक नई विचारधारा वहां जन्म ली है, सॉवरेन सिटीजन विचारधारा। क्या होता है ये सॉवरेन सिटीजन विचारधारा? ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का दल जो अपने आप को मूल निवासी कहते हुए खुद को सरकार या किसी भी प्रशासनिक दल के नियंत्रण में नहीं मानता है। जब प्रशासन उन पर नियंत्रण करने पहुंचता है तो वो पहले तो उसका प्रोटेस्ट करते हैं और अब हिंसक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हिंसक विरोध भी करने लग गए हैं। तो ये सॉवरेन विचारधारा अमेरिका से प्रेरित होकर के आई है और ऑस्ट्रेलिया में भी जड़ें फैला रही है। पर आप क्या एक इंटरेस्टिंग बात जानते हैं? वो बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जिसके मूल निवासी एबॉर्जिन्स हैं, केवल वही उनके मूल निवासी है। बाकी का ऑस्ट्रेलिया उनसे बसाया गया जो कि ब्रिटेन के लोग थे, वो लोग जो युद्ध बंदियों के रूप में वहां छोड़े जा रहे थे, श्रमिकों के रूप में ऑस्ट्रेलिया ले जाकर के छोड़े जा रहे थे। तो मूल कैसे हुए वो और क्या मांग रहे हैं वो? भारतीयों के खिलाफ इतना विरोध क्यों, ये वही जाने। पर ये था आज का 1 सितंबर का समाचार। ये पहल अब जारी रहेगी, मैं लगातार आपसे मिलता रहूंगा। आपका काम बस इतना है कि बटन दबा करके शेयर करें और इस पहल को बढ़ जाने का मौका दें। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।